Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I will solve the exercise 1C of chapter 1 real number and approximation of Oxford Math D2 updated 7th edition. Before starting the exercise, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Now the question number 1 here is Seema evaluates 218 divided by 31 using a calculator. She says that the answer is 7.3. Without doing the actual calculation, use estimation to determine whether Seema's answer is reasonable. Then use a calculator to evaluate 218 divided by 31 is your estimated value close to actual value. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो सीमा का आंसर रिजनेबल है या नहीं, हम एस्टिमेट करेंगे इस नंबर को। या सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं 218 डिवाइडेड बाय 31। अब इसको एस्टिमेशन करते हैं हम इसकी। कोई भी एस्टिमेशन कैसे करते हैं कि नंबर को हम 10 और हंड्रेड्स के मल्टीपल में लिखते हैं। और यहाँ पर अगर आप नोट करो, अगर मैं 218 को 210 लिख लूँ और यहाँ 31 को 30 लिख लूँ तो ये इजीली डिविजिबल है 210 डिवाइडेड बाय 30। अगर मैं 220 लिखता, वो भी 10 का मल्टीपल की वैल्यू है जो 218 के ज्यादा क्लोज है, लेकिन ये वैल्यू 30 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा एस्टिमेटेड आंसर इजीली आ जाए। तो अब हम इसको 210 को 30 से डिवाइड करेंगे और चेक करते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया 7 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो सीमा ने आंसर लिखा था वो 70.3 था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीमा आंसर इज नॉट रीजनेबल। अब आ जाता है कि हम इसको एक्चुअल डिवाइड करके चेक करते हैं। 218 को डिवाइडेड बाय 31 करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये है हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस्टिमेटेड। अब एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे। तो जब हम 218 को 31 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7.03 ये आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि जो हमारा आंसर है 7 जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, उसने कहा था कि इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। कम लिख, यस आवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, estimate each of the following without using a calculator, then use a calculator to evaluate each of the following. Are your estimated values close to the actual value? सबसे पहले यहाँ पर हम estimated value ले लेते हैं। estimated value हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2013 मल्टीप्लाई 39। तो एस्टिमेटेड वैल्यू हम कैसे लेते हैं कि हम मल्टीपल ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 100 के क्लोज वैल्यू लेते हैं। 2013 2000 के क्लोज है, हम 2000 लिख लेंगे। 39 जो है 40 के क्लोज है, 40 लिख लेंगे। अब इसकी जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 4 इज 8 और 3 जीरो और इसके साथ 4 के साथ वाला जीरो ये ऐड कर लेंगे तो 80,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्चुअल वैल्यू, और वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो 2013 को जब हम 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 78,507। जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है। तो हम यहाँ लिख देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया है। 8वीं स्क्वायर रूट ऑफ 145.6 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 65.4। सबसे पहले हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेनी है और फिर हमने एक्चुअल वैल्यू निकाल लेनी है।
तो एक्चुअल वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे और एस्टिमेटेड वैल्यू हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 65.4 हम देखेंगे। स्क्वायर रूट जब भी लेना है एस्टिमेशन करने के लिए आपने जहन में रखना है कि आपने हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू लिखनी है। तो ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 145 के क्लोज हो। तो अब अगर आप नोट करो 11 स्क्वायर जो होता है 121 होता है और 12 स्क्वायर 144 होता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 144। और इसी तरह इसको अब एस्टिमेट करेंगे 65 को। तो हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होता है कि जब आप एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका 65 के क्लोज आए। तो अगर आप नोट करें 4 इंटू 4 64 होता है। तो हम यहाँ पर 64 का लिख लेते हैं और ये क्यूब रूट आ जाएगा। अब आप देखो कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। अब इसका जो आंसर बनेगा वो आ रहा है 3। एक्चुअल वैल्यू अगर हम इसको नोट करें कि एक्चुअल क्या आंसर आएगा 145.6 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 65.4। तो हम इसको फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ पर आ रहा है 145.6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 65.4 क्यूब रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2.99 और ये अप्रोक्सीमेटली 3 के क्लोज है। तो हम यहाँ लिखेंगे आवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। Question number 3, part first. Express 3.612 and 29.87 correct to two significant figure. यहाँ पर इस नंबर को एवेल्युएट करना है 2SF वैल्यू तक यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसी तरह 29.87 को भी 2SF फिगर तक हमने एवेल्युएट करना है। अब इसको एवेल्युएट करने का क्या तरीका है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, इसके रूल्स क्या हैं, इसको मैंने D3 एक्सरसाइज 1A की वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है और इसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। आप उससे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान सकते हैं। और D1 में भी आपने ये सिग्निफिकेंट फिगर को बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। लेकिन आपकी रिकैप के लिए मैं बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंटिंग हम तमाम नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। ये तमाम डिजिट्स नॉन जीरो हैं और काउंटिंग हम लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं। ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, सेकंड डिजिट तक हमने लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। साथ वाले जो नेबरिंग डिजिट है उसको सर्कल करना है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये नंबर जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें A1 ऐड कर देते हैं। क्योंकि ये 5 से छोटा है इसको हम नेगेटिव लिख लेंगे 3.6। और बाकी जो डेसिमल के अंदर जो नेबरिंग डिजिट अगर डेसिमल के बाद है या उसके बाद आने वाले डिजिट्स की जगह हम प्लेस होल्डर 00 नहीं लगाएंगे और 3.6 आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम ये भी तमाम नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ हमने काउंटिंग करनी है 1 2 और ये अंडरलाइन हो जाएगा। नेबरिंग डिजिट्स 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे 9 में। तो 29 में 1 ऐड किया तो ये 30 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद नेबरिंग डिजिट्स या उसके बाद आने वाले डिजिट्स की जगह प्लेस होल्डर नहीं लगाएंगे। और अगर ये नेबरिंग डिजिट्स या उसके बाद वाले डिजिट डेसिमल से पहले होते फिर हम प्लेस होल्डर की जगह 0 लगाते। तो ये 30 आ गया है। सेकंड पार्ट है यूज योर आंसर टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 3.612 डिवाइडेड बाय 29.87। आपने 3.612 को डिवाइड करना है इससे 29.87 से और इसी को ये जो टू सिग्निफिकेंट वेगर वैल्यूज हैं इनको हम यूज करेंगे। ये 3.6 है इसका आंसर और इसका आंसर 30 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.6 डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसका डेसिमल प्लेस
न्यूमिरेटर का 1 है और डिनोमिनेटर का भी डेसिमल प्लेस सेम कर लेंगे ताकि डेसिमल डेसिमल से कट जाए। अब ये आ जाएगा 36/300। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 टाइम 100 इज 300, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6 एंड 12/100 जो है आंसर आ जाएगा। अब आप इसका डेसिमल में वैल्यू लिख लें, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये 120 और ये आ जाएगा 100 टाइम 1 इज 100 और 20 और एक 0 यहाँ से लिख लेंगे तो 100 टाइम्स 2 200 होता है तो 0.12 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरो हैं उतना डेसिमल प्लेस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ 2 डिजिट्स है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स लेफ्ट आपने डेसिमल प्लेस लगा दिया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 4. Car traveled 274 kilometer. It traveled an average speed of 9.1 kilometer of 1 liter of petrol. Write down a calculation you could do mentally to estimate the number of liter used. इस क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस और लीटर ऑफ पेट्रोल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल भी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर दोनों दो क्वांटिटीज हैं वो लिख लेते हैं। पहली क्वांटिटी है डिस्टेंस और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या दी हुई है, वो दिया हुआ है नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल को हम लिख लेंगे और डिस्टेंस को लिख लेंगे, यहाँ पर लीटर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं डिस्टेंस की जगह में किलोमीटर में ले लेंगे। यहाँ नोट करें कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 9.1 किलोमीटर। तो यहाँ हम 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 9.1 किलोमीटर डिस्टेंस लिख लेंगे और इसी तरह अगर हमारा डिस्टेंस 274 किलोमीटर है तो उसके अगेंस्ट कार कितना पेट्रोल कंज्यूम कर रही है उसको हम एक्स रख लेंगे। तो अब हम इसकी रेशो ले लेंगे और इसमें डिनोमिनेटर में जो टेल में नंबर है वो न्यूमरेटर में रखेंगे और ये 1 डिनोमिनेटर में। इसी तरह ये एरो यहीं सेम रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 274 न्यूमरेटर में रख जाएगा और 9.1 डिनोमिनेटर में। अब आप एक्स की वैल्यू को 274 और 9 को एस्टिमेट कर लेंगे। हम टेंस और हंड्रेड्स में इस वैल्यू को लिखेंगे विच आप देखें कि टेंस में कौन सी वैल्यू क्लोज है। तो 270 जो है इसकी क्लोज वैल्यू है 274 के क्लोज वैल्यू है तो एस्टिमेटेड 270 हो गया। और इसी तरह यहाँ 9.1 की जगह 9 लिख लेते हैं। अब 9 टाइम्स 3 जो है 27 होता है, 0 एज इट इज। तो ये हमारे पास 30 लीटर्स जो है एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई है, ये आंसर आ गया है हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, मरियम वांट्स टू बाय ए टेबल क्लॉथ दैट कवर्स her square tabletops completely. Area of this tablecloth is 6400 square centimeter. What is the length of the side of table? यहाँ पर नोट करें कि जो टेबल क्लॉथ कवर है वो स्क्वायर टेबल को कवर कर रहा है। अब ये टेबल क्लॉथ जो है उसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर होगी और इसका एरिया जो है एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है एल स्क्वायर के और ये है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहते हैं कि लेंथ फाइंड हो तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, एल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर हम 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो लेंथ आ गई हमारे पास और इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया।
अब स्क्वायर रूट ऑफ 6400 हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6400 को का स्क्वायर रूट लेने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ये 6400 है, तो या अगर आप चाहें डायरेक्टली भी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। 2 टाइम्स 3 is 6, 2 टाइम 2 is 4, 0 और 0 हम एज इट इज लिख लेते हैं। फिर 2 टाइम 1 is 2 और 1 कैरी हो गया, और 2 टाइम 6 is 12, 0 0। फिर 2 टाइम 8 is 8 16 एंड 0 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 2 टाइम 4 is 8, 0 0 एज इट इज लिख लेते हैं। 2 टाइम 2 is 4 एंड 2 टाइम 0 is 0, 2 टाइम 0 is 0 और 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 0 is 0, 2 टाइम 0 is 0 and next is 2 times 5 is 10, 2 times 0 is 0 and 2 times 2 is 4, 1 carry, 2 times 5 is 10 and 5 into 5 times 5 is 25, 5 times 1 is 5। तो हम यहाँ पर जो लेंथ है उसको लिख लेंगे। साइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। यहाँ पर आप नोट करो 216 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है। कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? या तो हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस से डिवाइड करें कि ये 216 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इस नंबर की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। ये है 216 और इसको किस नंबर से हमने चेक करना है? सबसे पहले 2 से, फिर 3 से। तो हम देखते हैं कि ये 2 पर डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो 2 टाइम 10 इज 20 होता है, तो 1 कैरी हो गया। 2 टाइम 8 इज 16। फिर हम 2 से करेंगे। 2 टाइम 5 इज 10, 2 टाइम 4 इज 4। फिर ये 2 पे डिविजिबल है, तो 2 2s are 4 और 1 कैरी हो गया। 2 7s are 14। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि 27 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे कि 3 में होता है, बिल्कुल। 3 9s are 27, 3 3s are 9 आ जाएगा। अब हम इसको फिर लास्ट में फिर 3 से कर देते हैं डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम 1 is 3। तो यहाँ हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी जो हमने की है यहाँ पर वो लिख लेते हैं। और 216 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम देखेंगे कि पेयर जो हैं कौन कौन से पेयर यहाँ बन रहे हैं। ये 2 का पेयर है और ये 3 का पेयर है। 2 एंड 3 जो है पेयर फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि कैंसिल कर देंगे। तो हम 216 को डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से, तो ये आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 36। और कैसे आएगा? अगर 2 एंड 3 को आप कैंसिल कर दें तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 होता है। यहाँ डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये 36 आ जाता है आंसर। Gardener plants trees in square formation. If he plants 25 trees in a row, how many trees are there? गार्डनर स्क्वायर फॉर्मेशन में प्लांट्स लगा रहा है, एक रो में 25 ट्रीज हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन अ रो 25। अब आप नोट करो कि जो टोटल रोज बनेंगी वो भी 25 होंगी, क्योंकि उसकी स्क्वायर फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अगर 25 ट्रीज रो फॉर्म में आ रहे हैं, तो वर्टिकली या कॉलम फॉर्म में भी 25 ही आएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो टोटल रोज बनेंगी ट्रीज की वो भी कितनी होंगी? 25 होंगी। तो हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? 25। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे?
इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम टोटल प्लांट्स विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 25। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 625 ट्रीज। तो ये आंसर आ गया हमारा। Estimate the ratio of the area of the shaded region to that of the unshaded region। यहाँ पर नोट करें कि ये एक फिगर दी गई है। इस फिगर में आपने रेशो लेनी है शेडेड और अनशेडेड रीजन की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन रेशो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन और एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस फिगर को डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में। आप नोट करें कि अगर मैं इसको वन पार्ट रख लूँ शेडेड इस पार्ट को और इधर भी इसको डिवाइड कर लूँ तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए कि ये 3 पार्ट्स बन जाएंगे। मैं इसके पार्ट्स में से डिवाइड कर लेता हूँ इस फिगर को। तो ये एक पार्ट हो गया और ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आप देखें कि ये टोटल पार्ट्स कितने हो गए हैं 1 2 एंड 3। शेडेड पार्ट को हम 1 लिख देंगे और जो अनशेडेड पार्ट हैं वो टोटल कितने बनते हैं 1 एंड 2। तो अनशेडेड पार्ट 2 हैं। तो ये रेशो क्या आ जाएगी 1:2 और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट ए असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है और उसके बाद बड़ी वैल्यू को हमने लिखना है। असेंडिंग मीन छोटे से बड़ी। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होंगी नेगेटिव में होंगी और नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर 14 जो है सबसे बड़ी है नेगेटिव में। तो इसको हमने सबसे पहले लिख लेते हैं ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है। उससे बिगर नंबर कौन सा बनेगा नेगेटिव में देखें जो वैल्यूज आ रही हैं वो -1.8 और -1.5 है। तो जो -1.5 है और वो और -1.8 ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर होगी नेगेटिव में वो स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1.8 और इसी तरीके से यहाँ पर आप नोट करें कि लास्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में 1.5 रह गई है। ये जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है तमाम पॉजिटिव वैल्यू से। अब जितनी भी बाकी वैल्यूज में अब हम क्या करेंगे कि नेगेटिव की वैल्यूज लिखने के बाद हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रह गई है। ये हमने टिक कर लेते हैं। ये वैल्यू हो गई है नेगेटिव -1.5 -1.8। नेक्स्ट है 7.25 0.5 और 13.1। तो आप देखें कि स्मॉलेस्ट कौन सी है 0.5। उससे नेक्स्ट वैल्यू जो स्मॉलेस्ट है इन दोनों में 7.25 और 13.1 में वो है 7.25 और फिर लास्ट जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13.1 आ जाएगी। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है। नेक्स्ट आप देखें कि इस अरेंजमेंट में पार्ट बी में हमने यहाँ पर सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नेगेटिव में कौन सी होती है जो नेगेटिव में सबसे बड़ी है। यहाँ पर नोट करें कि ये नेगेटिव 13.47 है। ये नेगेटिव 0.134 है। तो -13.47 सबसे स्मॉलेस्ट होगी। उससे बड़ी वैल्यू -0.134 होगी। और नेक्स्ट में पॉजिटिव वैल्यूज हमने देखी हैं। पॉजिटिव में सबसे स्मॉलेस्ट देखें ये दोनों वैल्यूज हो चुकी हैं हमारे पास और ये है 1.34 और 0.134। तो 0.134 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन 1.34 और 0.134 में। उसके बाद 1.34 हम लिख लेंगे और उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी हमारे पास रहेगी 1.347 वो हम नोट कर लेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो बार की वैल्यू बच गई है वो है 134.7। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट ए
हमने अरेंज कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग में बिगर टू स्मॉलर चलते हैं। सबसे बिगर वैल्यू यहाँ पर आ रही है 17.6, इसको हमने टिक कर दिया है। उस बाकी वैल्यूज में जो बिगर है वो 1.76 है। फिर नेक्स्ट जो ये दोनों बिगर वैल्यू के बाद जो बाकी बिगर वैल्यू है वो है 0, वो हम लिख लेते हैं। अब नेगेटिव वैल्यू में जो बिगर वैल्यू होगी वो नंबर लाइन में आपने देखना होता है कि जो वैल्यू 0 से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जब आप मूव करते हैं जो पहले वैल्यू आती है, तो अगर आप 0 से नंबर लाइन में मूव करें तो 7.8 आ रही है, -7.8। ये बिगर वैल्यू है इन नेगेटिव में, क्योंकि जो नंबर में छोटी होती है, जब वो नेगेटिव के साथ हम लिखते हैं तो वो वैल्यू बिगर हो जाती है नेगेटिव में, तो -7.8 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, यहाँ पर नोट करें कि 15.5 और 18.2 में जो बिगर है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव में स्मॉलर जो नंबर आ रहा है वो 15.5 है, तो हम -15.5 लिखेंगे जो कि इन दोनों में बिगर है। तो बाकी जो ये टिक कर लिया, अब हमने जो बाकी वैल्यू बच गई है वो है 18.-18.2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये सबसे बिगेस्ट वैल्यू है और ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में भी इसी तरह अरेंज करेंगे। सबसे पहले बिगर वैल्यू लिख लेते हैं 25.4, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी 9.3, और फिर आ जाएगी हमारे पास 2.54, और नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 0.13, और उसके बाद नेक्स्ट जो बच गई हैं वैल्यूज वो नेगेटिव में 0.55 बिगर है 0.93 से, -0.93 से, तो हम -0.55 को पहले लिख लेंगे और -0.93 को हम बाद में लिखेंगे। और ये अरेंजमेंट हो गई है, ये आंसर आ गया है।